नमस्कार दोस्तों, अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको फिर से शुरू करते हैं। जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और आपका पीजीटी 2021 मनोविज्ञान का जो पेपर है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि रिसर्चेस ऑन होम प्रोवाइड एविडेंस दैट परसेप्शन इज इनेट, मतलब कौन से ऐसे शोध हैं जो ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यक्षीकरण जन्मजात होता है। प्रत्यक्षीकरण जन्मजात होता है, जो अध्ययन किए गए हैं वो बोथ पे किए गए हैं। ठीक है, यानी बोथ पीपल बॉर्न ब्लाइंड एंड इन्फेंट्स, दोनों पे जो परसेप्शन है वो बाय बर्थ होता है, इस पर अध्ययन किया गया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लार्जली इट इज़ ए फिनोमिनन ऑफ मॉडर्न लाइफ व्हेन द इंडिविजुअल फील्स दैट लाइफ इज मीनिंगलेस एंड एम्प्टीनेस एंड लोनलीनेस जस्ट ड्रॉन द इंडिविजुअल इन ए स्टेट of helplessness and hopelessness. It is known as ये किस नाम से जाना जाता है हिंदी में देखें। अधिकतर यह गोचर आधुनिक जीवन का है, जब व्यक्ति को लगने लगता है कि जीवन अर्थहीन है। एक खालीपन और अकेलापन व्यक्ति को बेबसी व नैराश की दशा में डुबो देते हैं, यह कहा जाता है। तो ये एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी अस्तित्वपरक चिंता कहलाती है। क्यों कहलाती है? कि यहाँ पे व्यक्ति को मतलब जितने भी सिम्टम्स आप मिल रहे हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी से रिलेटेड हैं। व्यक्ति को अपने अस्तित्व से रिलेटेड ही क्या होता है, शंकाएं होने लगती हैं। जैसे उसका जीवन अर्थहीन हो गया है, ठीक, खालीपन है, अकेलापन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसके सिम्टम्स हैं, वो अस्तित्वपरक चिंता के हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और किसी में ये बैठ ही नहीं रहा है। ठीक, एकदम इजी प्रश्न था, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। 63 क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच फीचर इज एम्फेसाइज इन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की थ्योरी के रेफरेंस में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात हो रही है पर्सनालिटी के रेफरेंस में। तो इसमें ऑल ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। इसमें जो है सेल्फ सिस्टम भी होता है। ठीक है, जो रिइंफोर्समेंट कंटिजेंसी की भी बात होती है और कैपेसिटी टू रेगुलेट एक्शंस की बात होती है। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। आगे देखते हैं 64 प्रश्न क्या कह रहा है। 64 प्रश्न कह रहा है, अटेंशन इज सिमिलर टू द लाइट ऑफ टॉर्च विच कीप्स ऑन मूविंग राइट लेफ्ट फ्रंट बैक अप डाउन, विच फिनोमेना इज नोन इन द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट में कौन सा इसमें से फिनोमेना है जो करेक्ट बैठ रहा है। ये ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। पहला ऑप्शन है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन आपको पता है कि कुछ चीज़ों पे ही ध्यान फोकस कर लेना अपना। और डिवीजन अटेंशन, अवधान का विभाजन मतलब पैरेलली का हो, एक साथ कई सारे कार्यों पे अपना ध्यान फोकस करना, वो होता है डिवीजन अटेंशन। विजिलेंस मतलब सतर्कता होती है। ठीक है, हाइपरली क्या हो, अटेंटिव हो जाए किसी चीज़ को लेके। और ये जो टॉर्च की तरह जो है लेफ़्ट राइट वाला, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या कहता है, 64 हमने कर लिया है, 65 की बारी है। 65 क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। 65 कह रहा है, विच कंडीशन कंट्रीब्यूट्स टू परफॉर्मेंस इन ग्रुप टेंशन, यानी कि कौन सी परिस्थिति समूह तनाव के स्थायित्व में योगदान देती है।
जो ग्रुप टेंशन है उसको इस्टेब्लिश करने में क्या ज़्यादा मदद करता है? करेक्ट आंसर आपका डिफरेंस इन वैल्यूज़, ये बिल्कुल सही है। जब जितना ज़्यादा आपका डिफरेंस वैल्यूज़ में होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका टेंशन ग्रुप टेंशन एराइज होगा, दो समूहों के बीच में टेंशन एराइज होगा। कॉमन गोल्स हों इतना ज़्यादा टेंशन एराइज नहीं करते हैं, कंपटीशन आ जाता है, कोऑपरेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और विश्वास की दूसरा समूह अधिक सुविधा, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ग्रुप में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो बेसिक चीज़ है वो यही है आपका डिफरेंस इन वैल्यूज़। मूल्यों में अंतर होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ग्रुप जो समूह तनाव है वो परमानेंट हो जाएगा, स्थायित्व प्रदान करेगा। बाकी से टेम्परेरी हो सकता है, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाए। आगे देखो, हाउ पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव टू अदर इंडिविजुअल्स इन इज इलस्ट्रेट इन रिजल्ट्स। क्या कह रहा है, परीक्षण परिणामों में दूसरे व्यक्तियों के सापेक्ष एक व्यक्ति का स्थान किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो ये सीधा आपका स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं उसके बेस पे क्या होता है, आप जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी जिनके ऊपर आप एडमिनिस्टर किए हैं टेस्ट, उनको कैटेगराइज करते हैं स्टैंडर्ड स्कोर के बेस पे। ठीक है, स्टैंडर्ड स्कोर के बेस पे आप कैटेगराइज करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाकी देख लो। ऑब्टेन स्कोर क्या हो रहा है, स्कोर्स कोई मीनिंग नहीं देता है। नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेस कोई मतलब है, नंबर ऑफ आइटम्स आंसर इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब तुलनात्मक जो अध्ययन है लोगों का वो किसके आधार पर किया जा सकता है, आपके स्टैंडर्ड स्कोर के बेस पे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 67 है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद इरेशनल फियर्स। इरेशनल फियर्स किसी व्यक्ति को आ रहा है, उसके लिए आपने सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन अप्लाई किया है थेरेपी। तो ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स जो आपने सीख रखा है वो आप सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के माध्यम से उसको ख़त्म कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं उसका। तो इसका करेक्ट आंसर भी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, विच टर्म इज यूज्ड फॉर परसेप्शन ऑफ द सेम फिगर ग्राउंड इवन आफ्टर सेपरेशन ऑफ फिगर ग्राउंड। अब ये क्या कह रहा है, जैसे क्या हुआ, आपने कोई फिगर ग्राउंड कोई चित्र देखा और वो आपके सामने से हट गया, उसके बाद भी आपके सामने फिगर जैसा दिखाई पड़ता है, तो इसको बोलते हैं फिगुरल परसिस्टेंसी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा था। आगे देखते हैं, समूह टेंशन कैन नॉट बी रिड्यूस। जो ग्रुप टेंशन है वो रिड्यूस नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, देखो एक्टिविटी ड्राइवन प्रोसेसिंग ये तो मेथड है उस रिटेंशन का, रिड्यूस करने का। ग्रुप टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं एक्टिवेशन ड्राइवन प्रोसेसिंग से, फॉर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम से, एक्यूरेसी इंप्रेशन फॉर्मेशन से। लेकिन कैटेगरी ड्राइवन प्रोसेस क्या है, ये आपके ग्रुप टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, ग्रुप टेस्ट कैन group tests can be differentiated from individual tests on the basis of क्या, जो ऐसा ग्रुप परीक्षण है जो व्यक्तिगत परीक्षणों से विभेदीकरण के आधार पर अलग हैं। ठीक है, विभेद किया जा सकता है, किसके बेस पे किया जा सकता है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। सभी के बेस पे क्या है, चाहे आपका फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ आइटम हो उसके आधार पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। टेस्टिंग सिचुएशंस के बेस पे, रोल ऑफ टेस्टर के बेस पे ग्रुप टेस्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इंडिविजुअल टेस्ट से। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्या बता रहा है, 71 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ सिक्रेशन इन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। एंगर के लिए इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, आयोग ने इसमें से किसी को आंसर नहीं माना है एंगर के लिए। ठीक है, ये चारों आंसर को आयोग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसका कोई भी राइट आंसर नहीं बताया है। आगे देखते हैं,
अब इसमें देखो जो हार्मोन दिए हुए हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दोनों क्या है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से निकलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं, इपिनेफ्राइन, ठीक है। इससे क्या होता है कि बॉडी एक्शन में आ जाती है, इससे क्या होता है, नॉरएपिनेफ्राइन से रिलैक्स में आ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और जो मेडुला है, मेडुला का क्या करता है, ये स्टेम जैसी संरचना है, देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो आपकी ऑटोमेटिक जो वर्क होते हैं, से हृदय का धड़कना, श्वसन, उल्टी, ठीक है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्स जो एक्शन है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग रिलेबिलिटी मेजरमेंट का एक तरीका नहीं है। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा मित्रों। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, आप आंसर करो जब तक। यह है टेस्ट रीटेस्ट रिलेबिलिटी, अल्टरनेट फॉर्म रिलेबिलिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होता है ना कि रिलेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। प्रिडिक्टिबिलिटी होता है ना कि रिलेबिलिटी होता है। आगे देखते हैं प्रश्न कौन सा है। इंसेंटिव मोटिवेशन इज़ ए फॉर्म ऑफ, इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव मोटिवेशन किस चीज़ का है, पुश मैकेनिज्म, पुल मैकेनिज्म, पुश एंड पुल मैकेनिज्म, नाइदर पुल नॉर। इसका आंसर क्या होगा, पुल हो जाएगा, ठीक है, पुल मैकेनिज्म होगा। क्यों होगा, अब देखते हैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इंसेंटिव क्या है, मान लीजिए इंसेंटिव है, ठीक है, ये इंसेंटिव ग्रुप में क्या हो सकता है, आपका रिवार्ड होगा कोई, ठीक है, आप रिवार्ड है। अब ये कह रहा है पुल, आपके सामने कुछ गोल है जो आपको रिवार्ड देगा, तो आप क्या करोगे, वो गोल आपको खींचेगा, खुद ही क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। आप उस गोल की तरफ ऑटोमेटिक खींचे चले जाएंगे, इसलिए क्या होगा, ये पुल होगा। और पुश में क्या होता है, पुश होता है जैसे मान लीजिए आपकी जो नीड्स हैं वो आप क्या करती हैं, पुश करती हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, चाहे आपकी कोई सी भी नीड हो। मान लीजिए आपको भूख लगा है, हंगर नीड है, तब क्या करेगा, आपको धक्का देगा, आपकी जो हंगर है, आपकी जो भूख है वो आपको पुश करेगी कि जाओ, मतलब खाना, कहीं से खाने की तरफ भागो, ठीक है, मतलब ये है, धक्का देगी। और इंसेंटिव्स क्या हैं, वो आपकी खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा दे रखा है कि अक्सर बाहरी जो मजबूती हासिल करने की इच्छा से होता है, ठीक है, वो उसके अंदर क्वालिटी होती है, वो आपको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है, इंसेंटिव। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच कंट्री वेजेस फॉर स्ट्राइक आर परमिसिबल। तो ये आपका हमारा अपना प्यारा भारत है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, आप हड़ताल करते हो तब भी आपको आपका वेतन नहीं कटता है, ठीक है, इसलिए आए दिन हड़ताल होते रहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न कौन सा है। साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट आर नॉट इन्वॉल्व इन, और नॉट, जैसे ही दोस्तों नॉट आता है उसको अपने जहन में रख के आंसर देना है। देखो इसका आंसर आपका हो जाएगा एडवाइस, ठीक है। एडवाइस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आपका देखो शैक्षिक जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो, और काउंसलिंग और वोकेशनल निर्देशन। तो एडवाइस कोई गाइडेंस वगैरह थोड़ी होता है, यह गाइडेंस का एक पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको ये आंसर हो जाएगा, इसको माना नहीं गया है। गाइडेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस देना। तो यहाँ पे ये गाइडेंस का पार्ट है, ना कि गाइडेंस है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवाइस। आगे देखते हैं दोस्तों, 76 विच ऑफ दीज इज़ द मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ मेमोरी। मोस्ट सेंसिटिव मेजर ऑफ मेमोरी कौन सा होगा, लर्निंग, री लर्निंग। ये क्या है, प्रोसीजर क्या है, जैसे आप नाम से ही देखते हैं, री लर्निंग मेथड। री लर्निंग का मतलब दोबारा फिर से सीखना। अब री लर्निंग का मतलब ये एक बार लर्न किया, ठीक है, तब तक लर्न किया जब तक कि पूरी तरह से याद नहीं हो गया आपको।
और जैसे ही याद हो गया अब स्टॉप कर दिए। इसी को सेविंग मेथड बोलते हैं। मान लीजिए कि किसी चीज़ को लर्न करने के लिए आपने 12 ट्रायल लिया पहले, लेकिन जब रीलर्न करेंगे तो आप इससे कम ट्रायल लेंगे। मान लीजिए 8 ले लिया तो आपके 4 जो ट्रायल हैं उसकी सेविंग हो गई, बचत हो गई। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया है इसको मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव यूजर माना गया है मेमोरी का। ओके, आगे चलते हैं। आज प्रश्न देखते हैं 77 क्या कह रहा है। वाइल लर्निंग टू टाइप व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर लर्निंग। तो ये क्या है, ये यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये 4 एग्जाम्पल में कौन सा सबसे सूटेबल आंसर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे सूटेबल आंसर कौन सा होगा, वो आंसर करिए। शिफ्ट फ्रॉम लेटर हैबिट टू वर्ड हैबिट। दूसरा क्या है, शिफ्ट फ्रॉम वर्ड हैबिट टू लेटर हैबिट। ये उल्टा लिखा हुआ, ये तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। ठीक है, नो शिफ्ट फ्रॉम, ये तो होगा ही नहीं, नो वाले तो वैसे कट जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिफ्ट फ्रॉम लेटर हैबिट टू वर्ड हैबिट। उच्च क्रम और निम्न क्रम अधिगम में संघर्ष कब होता है? ठीक है, तभी होता है जब शिफ्टिंग होती है लेटर से वर्ड में। ठीक है, क्योंकि जो टाइपिस्ट होता है वो क्या करता है, लेटर की सीखता है, लेटर को टाइप करना सीखता है, लेकिन जब उसको वर्ड टाइप करना होता है तो उसको क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होम माइंड में चलता है। वही यहाँ पे प्रश्न बना के पूछा गया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द 2 प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स के 2 प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं? आप लोगों को पता है, मेनिया इंसोमेनिया तो होगा नहीं। इंसोमेनिया क्या है, वो अनिद्रा है, वो स्लीप डिसऑर्डर का पार्ट है। एनारोक्सिया क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर का पार्ट है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो स्लीप हो गया, ये ईटिंग डिसऑर्डर से हो गया। सुसाइडल थॉट्स अलग चीज़ हो गई। ठीक है, ये हो गया डिप्रेशन एंड मेनिया। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वन विच ऑफ द फॉलोइंग इफिशियंसी ऑफ सेंस वर्किंग इन द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन। यानी कि संसार में इंद्रिय बोध की क्षमता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है मित्रों? फीचर बेस्ड प्रोसेसिंग पे, या फिर होल बेस्ड प्रोसेसिंग पे, या डिसोसिएबल सब सिस्टम पे, या फिर एसोसिएटिव सब सिस्टम पे। तो इसका आंसर है वो होगा डिसोसिएटिव सब सिस्टम पे। ठीक है, ये हमारा जो इंद्रिय बोध की क्षमता है वो डिपेंड करती है। ओके, आगे चलते हैं मित्रों। ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके लिए। हु प्रोपाउंडेड साइकोसोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। साइकोसोशल की जैसे ही बात आएगी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा एरिक्सन की थ्योरी, साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये सीधा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न एक आया है। प्रश्न क्या कहता है देखते हैं एक बार। एडवोकेसी ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इलस्ट्रेट। शैक्षिक निर्देशन का पक्ष समर्थन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ये होगा, या फिर ये होगा इनसिग्निफिकेंस। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंस ऐसे लग गया तो काम ही खत्म हो गया। फ्यूचर प्लान्स कैन बी इग्नोर जैसे नेगेटिव वर्ड आ गया, ये भी हट जाएगा। नॉट वर्ड आ गया, ये यूजेस ऑफ वेराइटी मेथड्स इज नॉट एडवांटेजियस, ये तो लाभदायक होगा, नॉट कैसे होगा, तो ये कर ख़त्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। बहुत ईजी था इसको, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों क्या प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है एक बार देखते हैं दोस्तों। ये है बायोसोशल डिफिनीशन इक्वेट्स और टू पर्सनालिटी टू द, यानी कि जैविक सामाजिक परिभाषा व्यक्तित्व को के समान मानती है। किसके समान मानती है यहाँ पे आपको डालना है। तो बायोसोशल, अब सोशल यहाँ पे वर्ड कीवर्ड मिल गया, बायो भी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफर्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट कैरिड आउट
ऑफ बाय द इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल की सेल्फ एफर्ट पे बेस्ड है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स क्वालिटी पे है, पैटर्न से, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसको सभी को सॉल्व कर सकते थे ईजिली। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ सेल्स पर्सन गेटिंग ए बोनस फॉर अचीविंग सेल्स। ये क्या होगा, अचीविंग सेल्स यानी कि विक्रय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पारितोषिक संप्राप्ति के लिए विक्रयकर्ता का व्यवहार किससे नियंत्रित होता है। वो आपका सेकेंडरी जो इन्फोर्समेंट है उससे होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, इंसेंटिव मिलना क्या है, वो आपका सेकेंडरी पुनर्बलन में आ जाएगा, इन्फोर्समेंट में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है, प्रॉमिस ऑफ गिफ्टिंग ए वॉच इफ़ रमेश अचीव अबव 90% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एग्जाम्पलीफाइज। क्या करता है, यदि रमेश को 95% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो एक घड़ी उपहार देने का वादा किसका उदाहरण है। ये है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, बिल्कुल जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड है, उसका एग्जांपल है। बिना देखे इसको सॉल्व कर सकते थे ऑप्शन को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 85 नंबर का है। अकॉर्डिंग टू बिग डिप्रेस्ड पीपल ऑलवेज सी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस दिस स्टेटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट। ये क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शंस को। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 85 का ए। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ये बिग डिप्रेशन इन्वेंट्री अगर किया होगा तो वहाँ पे ये जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है वो किस पे आधारित होता है, वो सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शंस पे बेस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्कीमा ऑफ ए थ्योरी इम्प्लाइज दैट, स्कीमा ऑफ ए थ्योरी इम्प्लाइज दैट हाइपोथेसिस सिंप्लीफाइज ऑफ थ्योरम, बिल्कुल सही है। और थ्योरम इज़ ए डिडक्शन फ्रॉम पोस्टुलेट, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सरल था एक दूसरे से। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एन एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक्नॉलेज दैट, एक एनालिसिस के बेस पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को एक्नॉलेज किया जाता है। ठीक है, विश्लेषण किया जाता है किस रूप में, प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, बिल्कुल प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को प्रभावित करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से। इसको डिफाइन किया बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब ऑब्जर्व करते हो आप किसी बिहेवियर को रिवार्ड दिया जाता है तो आप उसको लर्न कर लेते हो, और जिसको पनिश किया जाता है या निगेटिव पनिशमेंट दिया जाता है, डांटा जाता है, या फिर वो क्या होता है पॉजिटिव या निगेटिव पनिशमेंट मिलता है, तो क्या होता है उससे आप लर्न करते हो ये बिहेवियर नहीं करना है। तो बिल्कुल 100% सही, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप जो है आपका रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियर्स, ये प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ठीक है, दूसरा, इंडिविजुअल्स हैव द कैपेसिटी टू यूज देयर कॉग्निटिव प्रोसेस थ्रू दिस दे कैन चेंज देयर बिहेवियर विद कॉग्निटिव रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, बिल्कुल कॉग्निटिव रिवार्ड और पनिशमेंट के बेस पे क्या होता है, व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आज देखते हैं दोनों ऑप्शन कहाँ पे सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत हार करेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया आपका, बिल्कुल ईजी था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन सोशल मोटिव, सामाजिक प्रेरकों में सन्निहित होता है। क्या सन्निहित होता है, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता है फीलिंग्स अबाउट सेल्फ, अदर्स एंड रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगता है आप 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आगे देखने की ज़रूरत नहीं थी। सिमेट्रिक
इंक ब्लॉट जिस सिस्टम्स क्या है, ये भी आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट, अरिथमेटिक अपर सिस्टम 2000 से तीनों है। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफेक्ट ऑफ ड्यूरिंग इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कैन बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रयोगात्मक अवस्थाओं में ड्रग के प्रभाव का आकलन किस आधार पर किया जाता है? ये प्लेसबो के आधार पर किया जाता है। इससे देखो कितने क्वेश्चन आते हैं प्लेसबो इफेक्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई पैरेलल लाइंस अपीयर टू कन्वर्जेंस इन द डिस्टेंस। समांतर रेखाएं दूरी पर अभिसरित होती क्यों दिखाई पड़ती हैं? क्योंकि आपने लीनियर पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है व्हाट आर द टू वेज इन विच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड। साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वे कौन से दो तरीके हैं जिनसे मानसिक विकारों का उपचार होता है? दो तरीके आपको बताना मानसिक विकारों के लिए। बिल्कुल एकदम इजी सवाल है, साइकोथेरेपी और बायोमेडिकल थेरेपी। ठीक है, अब ये बायोमेडिकल थेरेपी साइकोथेरेपी हैं क्या, एक बार इसको समझ लेते हैं। जो बायोमेडिकल है मॉडल क्या कहता है, पर्सन क्या है कि एक मैकेनिक है, मैकेनिस्टिक तरीके से एक मशीन मान लेते हैं पर्सन को, उसमें कुछ गड़बड़ी होने पे वो जो है बीमार हो जाता है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जैसे दवा, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और साइकोथेरेपीज़ में आपके बहुत सारे हो जाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो जाती है, कॉग्निटिव थेरेपी हो जाती है, बिहेवियरल थेरेपी हो जाती है। ठीक है, और ड्रीम एनालिसिस वगैरह जो हैं वो सारे हो जाते हैं। वो फ्री एसोसिएशन टेक्निक्स हैं, वो जितने भी ये हैं आपके साइकोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। तो जो दो मेथड हैं, तरीके हैं जो डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के, वो यही दोनों तरीके हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 93 है, इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यहाँ से जो जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको देख के पीजीटी एग्ज़ाम में जाना है। इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आप सभी हमारे चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें, ताकि हम आगे और इम्प्रूवमेंट ला सकें अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। नमस्कार, जय हिंद।